हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिमांड क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने में या फिर चेंज करने में। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जा करके वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड states the inverse relationship between price and quantity demanded keeping other factors constant। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये जानने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से अदर फैक्टर्स है, ठीक है, जिसको इसमें कांस्टेंट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, इसमें बात की जा रही है सिर्फ एक प्राइस की और क्वांटिटी डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप की। देखिए इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा जो जो डिमांड हमारा है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और वहीं अगर प्राइस हमारा डिक्रीज होता है तो डिमांड जो हमारा है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आप लोगों को समझ आ रही है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटते जाएगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ते जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप जो होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। डिमांड का शेप जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड को और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड को। अब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या क्या है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं, जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या अजम्पशन साथ लेके चलना है। पहला है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आपका जो बेस है ना कि कौन कौन से गुड्स होते हैं, किस किस प्रकार की गुड्स होते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होने चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होने चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स सेम, जो इनकम है कंज्यूमर की वो भी आपकी बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, ना कि इंक्रीज ना ही डिक्रीज होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्या बता रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स सेम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी क्या बोला जा रहा है, वो भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, वो इंक्रीज या डिक्रीज या फिर किसी भी तरीके का चेंज उसमें नहीं होगा, रिमेन्स सेम। ठीक है, लास्ट क्या बोला जा रहा है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। वहां पे कोई भी आपका ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में हमारा प्राइस कम या फिर ज्यादा होगा। समझ में आया। अब पढ़ते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होने के कारण क्या क्या है। ठीक है, पहला कारण क्या बोला जा रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं एक मैंगो कंज्यूम करी, ठीक है, मुझे यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिलिटी, 10 न्यूटन्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। वहीं अगर मैं एक आम और खाते जा रही हूँ, एक आम और खाते जा रही हूँ, एक आम और खाते जा रही हूँ, ऐसे कर करके मैंने टोटल 10 मैंगोज कंज्यूम कर लिए। अब जो मेरा सेटिस्फेक्शन है, जो मेरा यूटिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हो सकता है 1 पे आ जाए या फिर 0 पे आ जाए, मुझे उसके आगे कोई भी सेटिस्फेक्शन ना मिले। ठीक है, तो जब हम एक एक कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, तो उस वजह से जो हमारा सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी में जो कमी होते जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा हर कमोडिटी के साथ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैंगो के साथ होता है, नहीं, ऐसा हर एक कमोडिटी के साथ होता है। अगर हम कोई भी कमोडिटी ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा जो उसके लिए डिमांड है या फिर जो हमारी यूटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सेकंड क्या बोला जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि कोक है और है पेप्सी।
अब पेप्सी और कोक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, अगर आपको शॉप में कोक नहीं मिलता है तो आप पेप्सी खरीद सकते हैं, अगर पेप्सी नहीं मिलता है तो आप कोक खरीद सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साथ में कंज्यूम नहीं किए जाते, जो गुड्स साथ में कंज्यूम किए जाते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये गुड्स एक के बदले दूसरा यूज किया जा सकता है, ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, और उसी की वजह से हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। यदि हमारा प्राइस जो है कोक का बढ़ जाएगा तो हमारा डिमांड पेप्सी के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोक के लिए हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अगर कोक का प्राइस, तो पेप्सी के लिए जो हमारा डिमांड है, कंज्यूमर का डिमांड है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो कोक जब उसको 10 रुपए में मिल रहा था और पेप्सी भी उसको 10 रुपए में मिल रहा है, वहीं अगर कोक की वैल्यू हो जाती है 12 रुपए, तो वो कोक क्यों लेगा, कंज्यूमर कोक क्यों लेगा, वो तो कम से कम पैसे में कुछ भी कॉमोडिटी खरीदने की कोशिश करेगा जो कि इसके बदले उसको अवेलेबल मिल रही है। और अगर पेप्सी उसको 10 रुपए में अवेलेबल मिल रही है तो वो 12 रुपए देकर के कोक क्यों खरीदेगा, ठीक है। बहुत आम सी बात है, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड क्या है, इनकम इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पॉपुलेशन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, हर किसी की इनकम सेम नहीं है, तो इनकम के इफेक्ट की वजह से भी जो है लॉ ऑफ डिमांड में चेंजेस आता है, डिमांड में हमारे चेंजेस आते हैं। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो हो सकता है प्राइस, अगर किसी कमोडिटी की इंक्रीज हो रही तो भी वो उस चीज को कंज्यूम कर सके, लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति का जो इनकम है वो कम है और वहीं अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है वो उसका कंजप्शन ना करे या फिर कम कंजप्शन करे। तो डिमांड में जो फ्लक्चुएशन हो रहे, जो चेंजेस हो रहे, वो किस वजह से हो रहा है, इनकम इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, एडिशनल कस्टमर। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होते जाएगी तो उस एक कमोडिटी के लिए उसका डिमांड भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कस्टमर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस कमोडिटी के लिए डिमांड भी जो है कस्टमर की वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए क्या बोला गया है, एडिशनल कस्टमर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारे, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस क्यों बोला जा रहा है, एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है, उस वजह से भी उसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो सकता है और बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। मान के चलिए पेट्रोल, अब पेट्रोल हमारा जो है व्हीकल में ही सिर्फ यूज नहीं होता है, सिर्फ व्हीकल्स में यूज होता है क्या, नहीं ना, व्हीकल के अलावा भी बहुत जगहों में यूज होता है, या तो एरोप्लेन में यूज होता है, ठीक है, इसके अलावा जनरेटर्स या फिर मशीनों में भी डाला जाता है, ठीक है। पेट्रोल को हम मशीन्स में भी यूज करते हैं, पेट्रोल को हम, क्या बताया मैंने अभी, जनरेटर्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हो गए यहाँ पे डिफरेंट यूजेस, कितने यूजेस हो गए, इसके अलावा भी यूजेस होते हैं, यहाँ पे कितने हो गए, पेट्रोल के हमारे 4 यूजेस हो गए। तो इसकी वजह से भी पेट्रोल का जो दाम है आप देखते होंगे लगातार इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि इसके जो अल्टरनेटिव यूजेस है, इसके बहुत सारे यूजेस है, सिर्फ एक कमोडिटी के बहुत कई तरीके के यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या क्या है, गिवन गुड्स, सबसे पहले गिवन गुड्स बताया जा रहा है। लॉ, देखिए एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि ऐसे चीज, यहाँ पर जो फैक्टर्स लिखे हुए ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनका कोई भी असर हमारे डिमांड पर नहीं पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गिवन गुड्स। देखिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, समझ लीजिए एक तरफ एक इंसान है जो ज्वार और बाजरा कंज्यूम किया करता था, ठीक है, लेकिन वही जो ज्वार है और बाजरा का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा राइस और व्हीट की तरफ, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, तो हमारा कंज्यूमर क्या किया, यहां से शिफ्ट हो गया राइस और व्हीट की तरफ, ठीक है, जिसका प्राइस उसे ठीक लगा और वो इसके बदले उसको कंज्यूम भी कर सकता है ना। अगर उसको बाजरा नहीं मिल पा रहा है तो वो राइस डेफिनेटली कंज्यूम कर सकता है, इसके अलावा वो व्हीट भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे गुड जिसको लेकर के कंज्यूमर, अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, गिवन गुड्स कहते हैं।
सेकेंड है हमारा स्टेटस सिंबल गुड्स। देखिए इसका क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों को अपना स्टेटस दिखाना होता है, या फिर उनकी जो स्टेटस बनी होती है पहले से, रेपुटेशन जो होती है सोसाइटी में, उसको मेंटेन करना होता है। तो इसमें जो गुड्स आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, ये ऐसे गुड्स है जो कि आपके स्टेटस को दर्शाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का एक रेपुटेशन बन गया रहता है एक सोसाइटी में, एक हाई क्लास सोसाइटी में, जहाँ पे ऐसे गुड्स आपको नॉर्मली आपको चाहिए ही, मतलब ठीक है, आपको अपना स्टेटस दिखाना है तो आपके पास ये महंगी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों में भी जो है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज का ये मतलब है कि अगर किसी कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में इस गुड्स का, इस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, तो वो इस डर से कि कहीं वो गुड्स खत्म ना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुड्स कंज्यूम ना कर पाऊँ, मैं परचेज ना कर पाऊँ, इसी डर से वो आज के आज ही ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी परचेज कर लेता है या फिर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। कंज्यूम तो नहीं बोलेंगे, परचेज कर लेता है और शायद वो उसे धीरे धीरे कंज्यूम करे, उसी को हम क्या कहते हैं, फियर ऑफ शॉर्टेज, जो कि लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करता है। फोर्थ है हमारा इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस किसको बोला जा रहा है, अगर कोई कस्टमर को मार्केट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर है, कंज्यूमर है, जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, अगर उसको एक कमोडिटी जो है, एक समझ लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर में वो गया या किसी बड़े मॉल में गया है, वहां पर उसको जो गुड्स, एक कमोडिटी बहुत ही हाई प्राइस में मिल रही, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी मार्केट का नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में इस कमोडिटी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, या फिर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो क्या प्राइस है, तो वो कस्टमर क्या करेगा, मॉल से ही वो चीज को उठा के ले आएगा, परचेज करके ले आएगा, क्योंकि वो इग्नोर कर चुका है मार्केट के प्राइस को, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको वो जानने की कोशिश नहीं किया, और इस वजह से उसको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उसने क्या किया, एक कमोडिटी जो सस्ते में भी उसको मिल सकती थी उसको इग्नोर कर दिया और मॉल से वही चीज हायर प्राइस में लेकर के आ गया, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इग्नोरेंस, जो कि लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करता है। फिफ्थ हमारा है फैशन रिलेटेड गुड्स। देखिए फैशन रिलेटेड गुड्स सिर्फ गर्ल्स वुमेन्स पे काम नहीं करता है, ये बॉयज और मेंस पे भी काम करता है। यदि कोई चीज ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन सबकी बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई चीज ट्रेंड में चल रही है, कोई भी चीज आपके फैशन से रिलेटेड है, तो आप उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करेंगे। आपको अगर वो चीज खरीदनी है तो आप वो चीज खरीदेंगे, इस वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज काम नहीं करती है, ठीक है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब देखिए जिंदगी की जो नेसेसिटीज है हमारी लाइफ की, जैसे कि खाना पीना कपड़े, ये सारी चीजों में भी हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको खाना बनाने के लिए सॉल्ट की जरूरत है तो आप सॉल्ट के बिना खाना कैसे बनाओगे, आपको सॉल्ट की जरूरत है, सॉल्ट का दाम चाहे 100 रुपए पैकेट ही क्यों ना हो जाए, आप सॉल्ट खरीदोगे ना, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। अगर सॉल्ट का प्राइस, शुगर का प्राइस, जो ये सारी चीजें जो नेसेसिटी, जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं, खैर शुगर का तो सब्सटीट्यूट है लेकिन सॉल्ट का हमारे पास कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, तो अगर सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है तो भी हम उसे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो हमारे दिनचर्या में आता है, उसके बिना हम शायद खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करता है, ठीक है। सेवेंथ क्या बताया जा रहा है, चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सीजन के अकॉर्डिंग कोई गुड्स चला आ रहा है, जैसे कि ठंडी के समय वुलन क्लॉथ्स का प्रचलन चलता रहता है, ठीक है, ठंडी के समय आप ज्यादा से ज्यादा स्वेटर परचेज करते हैं, उसकी अगर प्राइस हाई भी हो जाएगी तो भी आपको उसकी जरूरत तो पड़ेगी ना, ठंडी इतनी ज्यादा रहेगी, आप अगर स्वेटर की प्राइस ज्यादा बोल के आप स्वेटर लेना तो बंद नहीं कर दोगे, आपको तो वो चीज चाहिए क्योंकि वो आपकी नीड है, उस वक्त की आपकी नीड है, उस वक्त का सीजन जो है आपको ये मजबूर कर देता है कि आपको स्वेटर खरीदना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम समर सीजन की बात करें तो कूलर का प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आप कम ज्यादा करा के या 2-3 दुकान ढूंढ करके वो कूलर को परचेस कर ही लेंगे, क्योंकि उस वक्त उस सीजन में वो आपकी नीड होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।